नमस्कार प्यारे साथियों, नाना क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रथम श्रेणी अध्यापक के लिए जो टेस्ट श्रृंखला हमने चालू कर रखी है, उसके इससे पहले जो मॉडल पेपर है वो 10 हो चुके हैं। आज जो है वो हम टेस्ट मॉडल जो है इसका 11वां सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलते हैं हम। ये है, इससे पहले आप अगर इसे जुड़ना चाहते हैं तो नाना क्लासेज ऐप में आप संपर्क करके इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। प्रथम श्रेणी में जो 75% प्रथम प्रश्न पत्र से पूछे जाते हैं उसे समझते हैं। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। क्या कहता है हमारा पहला प्रश्न? किस कला मर्मज्ञ ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है? मर्मज्ञ का अर्थ क्या होता है? मर्मज्ञ किसे कहते हैं? यानी मर्म को जानने वाला, चित्त को जानने वाला, हृदय को जानने वाला, वो होता है मर्मज्ञ। यानी ये कोई विद्वान है और उसने जहांगीर को क्या कहा है? मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है। ठीक है। राय बहादुर सिंह शाह ने, कुमार गौतम ने, स्मिथ ने, या फिर पर्सी ब्राउन ने। इन्हीं में से आपको एक बताना है, एक विद्वान है जिन्होंने इसको कहा है जहांगीर को। जो जहांगीर है उन्हें चित्रकला का, उसका जो उनका जो काल है वो चित्रकला का स्वर्ण युग है, और शाहजहां का जो काल है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है। बात करें जहांगीर के काल की तो 1605 से लेकर और 1627 तक ईस्वी तक जो काल है वो शाहजहां का काल है। और इस काल में बहुत से चित्रों का जो है चित्रण हुआ, और व्यक्ति चित्रों की विशेषता रही थी। किसके काल में? जहांगीर के काल में। तो इसका जो उत्तर होगा वो पर्सी ब्राउन होगा। पर्सी ब्राउन महोदय ने जहांगीर को क्या कहा? मुगल चित्रकला की आत्मा का। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। पहले थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जहांगीर के काल में प्रचुर मात्रा में व्यक्ति चित्रों का निर्माण हुआ। किस चित्रों का निर्माण हुआ? व्यक्ति चित्रों का निर्माण हुआ। किशन दास द्वारा बनाया गया नवजात शहजादे शाह सूजा का चित्र अत्यंत ही सजीव है। क्या है? अत्यंत ही सजीव है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहांगीर की चित्र शैली में रूपवादी शैली, कौन सी शैली? रूपवादी शैली, यानी व्यक्ति चित्रण। कैसा चित्रण? व्यक्ति चित्रण ज्यादा किया गया। किसमें? जहांगीर के काल में। ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पूर्व का राफेल। कितना बेहतरीन प्रश्न है कि पूर्व का राफेल कह दिया। किसने? मुगल काल के किस चित्रकार को? हमें इस बात का पता होना चाहिए कि चित्रकारी का जो स्वर्ण युग है वो किसका है? जहांगीर का है। और स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है वो कौन सा है? शाहजहां है। जहांगीर, इनका जो काल है वो है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। ठीक है, ये है। बसावन ये महत्वपूर्ण है, एक चित्रकार है। ख्वाजादीन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बिहजाद है, ये जो चित्रकार है बिहजाद, इस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा गया मुगल काल में। क्या कहा गया? मुगल काल में पूर्व का राफेल कहा गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा ये देखो, मुगल चित्रकला शैली का जन्म फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण का परिणाम है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ये एक विशेषता है। मुगल शैली की क्या विशेषता है? कि वो फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जहांगीर का शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण युग था। चित्रकला में, किसमें? चित्रकला में। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है। ये शाहजहां का काल है। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है। और जो आपके चित्र शैली का जो स्वर्ण युग है वो जहांगीर का। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पशु पक्षियों और पुरुषों की चित्रकारी के लिए मंसूर विख्यात चित्रकार था। मंसूर क्या था? मंसूर था, किसके लिए मंसूर था? पशु पक्षियों और पुरुषों की चित्रकारी के लिए। कौन? मंसूर। इस बात का आपको स्मृति में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख उसके किस लेख में मिलता है? यानी किस लेख में उसके उदयों का जो है लेख हमें मिलता है? किसकी बात चल रही है? चंद्रगुप्त द्वितीय की चल रही है। गुप्त काल में, गुप्त काल में ये महत्वपूर्ण शासक था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसके जो शासन में कालिदास, बहुत सारे नवरत्न भी रहते थे। इसके में फायान आया था। एक इस बात की ध्यान रखेंगे आप कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है वो 375 ईस्वी से लेकर
14 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, ये जो है मानव संसाधन मंत्रालय की बुक के अनुसार। ठीक है, बाकी इस समय से संबंधित ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। तो प्रयाग स्तंभ लेख या भीतरी स्तंभ लेख या फिर विल्सड अभिलेख या फिर उदयगिरी गुहा लेख, इनमें से हमें क्या बताना है? प्रश्न को एक बार दोबारा आप देख लो। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख किस लेख में मिलता है? विजयों का उल्लेख किस में मिलेगा? तो वो मिलेगा आपका उदयगिरी गुहा लेख में। ठीक है, ये इनके एक संधि विग्रह थे, वीरसेन, उन्होंने उदयगिरी गुहालेख का निर्माण करवाया था और उसमें इसकी चर्चा मिलती है। देख लेते हैं थोड़ी सी व्याख्या। प्रथम उदयगिरी शिलालेख, इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रहिक वीरसेन ने करवाया था। किसने करवाया था? ये बात महत्वपूर्ण है, वीरसेन ने करवाया था। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज ऋषि कहा गया है। क्या कहा गया है? राजाधिराज ऋषि। गुप्तों के अधिकांश अभिलेख कौशांबी शैली की ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा गुप्त काल में पाली प्राकृत का स्थान पुनः संस्कृत भाषा ने ले लिया था। गुप्त अभिलेख अधिकांशतः संस्कृत भाषा में मिलता है, यानी गुप्त जो काल थे उसमें अधिकांश जो लेख थे वो संस्कृत भाषा में मिलेंगे, क्योंकि संस्कृत गुप्त राज दरबार की राजभाषा हो गई थी। राजभाषा कौन सी हो गई थी? संस्कृत भाषा। तो इस बात का भी हमें क्या रखना है? थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 4, उत्कृष्ट कृति जिसे सामान्यतः मरती हुई राजकुमारी, क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे मरती हुई राजकुमारी या मरणासन राजकुमारी नाम से जाना जाता है, अजंता की किस गुफा नंबर से चित्रित है? यह हमें बताना है। प्रश्न क्या कह रहा है? सीधा सा पूछ रहा है, आपको गुफा का नंबर पूछ रहा है। कौन सा है? 17 है, 5, 8 या 16? ठीक है, 17 है, 5, 8 या 16। अगर इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछ भी लिया जाए और हमें ये नहीं आ रहा है, तो लगभग एग्जामिनर प्रश्न पूछता है 16वीं गुफा से। कौन सी से? 16वीं से, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसमें क्या है देखो, ये मरणासन राजकुमारी क्या है? मरणासन राजकुमारी जो गौतम बुद्ध की पत्नी है, उन्हीं से संबंधित है और उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 16। इसकी थोड़ी व्याख्या हम देखते हैं। गुफा मंदिर क्रम संख्या 16 क्या कहता है? देखो, इसका निर्माण वाकाटक वंशीय राजा हरिशेन ने करवाया। किसने करवाया? वंशीय राजा हरिशेन के राज्यकाल में 500 ईस्वी के लगभग हुआ। ठीक है, ये बात। इसमें तुषित वर्ग में उपदेश, हस्ती जातक, महा उमग जातक नंद की दीक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लिया जाता है कि नंद की दीक्षा है वो किस गुफा में है। ठीक है, नंद की दिशा जो है शिक्षा किस में है? तो 16 में। आकाचारी अप्सरा है, अजात शत्रु है, बुद्ध आकृति है, आदि चित्र, ये सारे इसमें मिलते हैं। ये इस बात का भी हमें क्या रखना है? ध्यान। एक महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान में रखनी है वो देखो आप, नंद की दीक्षा चित्र में नंद की बुद्ध धर्म में दीक्षा और उसकी पत्नी सुंदरी की वियोग के कारण मृत्यु। देखिए, सुंदरी जो है बुद्ध की पत्नी, जो है नंद की पत्नी है सुंदरी, वो वियोग के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु कथा का विचित्र चित्रण किया गया है, जिसे कुछ विद्वानों ने मृणासन रानी अथवा मरती हुई राजकुमारी के रूप में किया है। मरती हुई राजकुमारी के रूप में किया है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? भारत के निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई? क्या कर दिया गया? देखिए कितनी मर्म द्रवित बात है कि मृत्यु हो जाने के बाद भी किसी इंसान को फांसी की सजा दी जा रही है। कितना हृदय द्रवित वाला तथ्य है, क्योंकि ये अंग्रेजों का शासन था। वो उसमें आपको बताना है अलूरी अल बदूनी, बिरसा मुंडा, चंद्रशेखर या फिर दीवान वेलु थम्पी, कौन था? इनमें से बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है? प्रश्न तो ये सीधा सा इतना ही पूछ रहा है कि किस सेना क्रांतिकारी को मृत्यु हो जाने के बाद फांसी की सजा दी गई? तो वो थे, कोई दीवाने ही हो सकते हैं, और वो दीवाने थे दीवान वेलु थम्पी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दीवान वेलु थम्पी। फैक्चुअल प्रश्न था, याद रखना है। चलिए, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। यानी जो 1857 का विप्लव था, भारत के अंदर जो क्रांति थी, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने कहा कि वो क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है।
क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। वो कहने वाला कौन था? इन्हीं में से पारमस्टर्न था, या फिर ग्लेडस्टोन था, या अर्नेस्ट बाकर था, या फिर डिजरेली था? कौन था? ठीक है, इसको बताओ आप, कौन था? इसके बारे में कौन था बताओ, किसने कहा ये राष्ट्रीय विद्रोह? राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो भी यहाँ नहीं, भारत में नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो वो था डिजरेली। कौन था? डिजरेली। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। थोड़ा सा चलते हैं आगे। अब ये 6 प्रश्न थे भारतीय इतिहास से संबंधित। अब आगे की जो क्वेश्चन आए हैं वो मनोविज्ञान से संबंधित है। देखिए क्या कहता है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, किससे संबंधित है? अधिगमकर्ता से, यानी सीखने वाले से संबंधित है क्या? सीखने वाले से संबंधित है क्या? सीखने वाले से संबंधित है क्या? या फिर अधिगम प्रक्रिया से, यानी किस प्रक्रिया से हम सीख रहे हैं वो? या फिर अधिगम स्थितियों से, परिस्थितियों से, परिस्थितियों से, या परिस्थितियों से, या किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। या फिर दिए गए सारे विकल्प सही है, इस बात को हमें बताना है। अधिगमकर्ता से है या इससे है? तो ये इसमें क्या आएगा? इसमें आएंगे दिए गए सारे विकल्प क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। दिए गए सारे विकल्प क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। 4 नंबर आएगा। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के 6 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 6। कौन कौन से हैं देखो। एक तो होता है अधिगमकर्ता, यानी लर्नर। अधिगमकर्ता यानी लर्नर। बुद्धि, व्यक्तित्व। अब इसमें देखो सीखने वाला क्या क्या आएगा। इसमें आएगा, एक तो आएगा बुद्धि आ जाएगी, व्यक्तित्व आएगा, विकास आएगा, मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन आएगा। इसके अलावा अधिगम प्रक्रिया आएगी, लर्निंग प्रोसेस आएगी, स्मृति आएगी, विस्मृति, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान। देखो ये प्रक्रिया में आएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अधिगम स्थिति यानी लर्निंग सिचुएशन क्या आएगी? वातावरण, कक्षा प्रबंधन, अनुशासन, प्रविधियां, मूल्यांकन, निर्देशन, परामर्श, ये सारी बातें किस में आएगी? ये अधिगम स्थिति में आएगी। उसके बाद में अधिगम अनुभव, चौथा आएगा अधिगम अनुभव। विषय वस्तु व अनुभव किस प्रकार दिए गए हैं। अवयव कितने बताए हैं? 6। ये 4 थे। शिक्षण स्थिति 5वां अवयव है, और मूल्यांकन 6ठा अवयव है। अधिगम अनुभवों का अनुसार, इसके अनुसार 3 अगर पूछ ले जाए, ये महत्वपूर्ण बात है। लिडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य 3 तत्व बताए हैं। कितने तत्व बताए हैं? 3 तत्व बताए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बताया अधिगमकर्ता यानी सीखने वाला। एक अधिगम प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से सीख रहे हैं? स्मृति से, विस्मृति से, वो। एक है अधिगम स्थिति, किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार का वातावरण है, वो। ठीक है, ये था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाए, यानी समयावधि तक किया जाए, अधिक लंबी समयावधि तक किया जाए, तो इस अध्याय को क्या कहते हैं? देखिए, अधिगम में सीखने की जो अध्ययन है, इसको 2 प्रकार की विधि है। एक तो है अनुदैर्ध्य विधि, एक है अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट विधि। देखिए, जो अनुप्रस्थ काट अध्ययन विधि है और जो अनुदैर्ध्य विधि है, इसमें क्या होता है कि लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? लंबे समय तक, लंबे लंबे समय तक, लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि जैसे 3 से 5 उम्र के बच्चे लिए हमने, 3-4 बच्चे ले लिए। फिर हमने 7 से 8, 9, 10 इतने 3-4 बच्चे वो ले लिए। फिर 10 से 15 वाले हैं वो ले लिए। ठीक है, अगर इस प्रकार का लेकर करेंगे तो वो तो हो जाएगी अनुप्रस्थ काट, यानी एक ही समय में, एक ही समय में, एक ही समय में हमने 3 से 5 वाले भी लिए, और 5 से 8 वाले भी लिए, और 10 से 14 वाले भी लिए, यानी ये सारे लेकर एक ही समय में हमने अध्ययन किया, तो वो तो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ अध्ययन विधि हो जाएगी। मान लो 3 से 5 वाले हमने बच्चे लिए, फिर उनका अध्ययन किया, फिर जब वो 8 वर्ष के होंगे तब हम उनका अध्ययन करेंगे, फिर वो जब 10 वर्ष के होंगे तब अध्ययन करेंगे, फिर जब वो 15 वर्ष के होंगे तब अध्ययन करेंगे। तब वो क्या है? लंबे समय चलेगी, वो क्या है? अनुदैर्ध्य अध्ययन विधि। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लंबे समय तक, अधिक समय अवधि तक किया जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य अध्ययन विधि कहलाता है। चलिए, अनुदैर्ध्य अध्ययन विधि क्या कहती है? इसे अग्रदर्शी विधि भी कहा जाता है। अग्रदर्शी विधि ये है कि आगे तक जाती है, लंबे समय तक चलती है। इसमें व्यक्तियों को एक
समूह का अध्ययन विभिन्न अवसरों पर एक अधिक पूर्व निर्धारित समय तक किया जाता है। इस पर प्रयोग मेडनिक, जॉन स्कूसिंग और चैपमैन ने किया था। ये था अनुप्रस्थ काट अध्ययन विधि। क्या होती है? इसमें विभिन्न समूहों का अध्ययन एक साथ एक समय में किया जाता है। इसमें सारे जो आयु से संबंधित बच्चे हैं उनको हम एक ही समय में ले लेते हैं। जैसे 3 से 5 वाले भी ले लिए, 5 से 8 वाले भी ले लिए और 8 से 10 वाले भी ले लिए, 12 से 15 वाले भी ले लिए और सबका एक साथ में हमने क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया। वो अनुप्रस्थ काट विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है। पहले तो ये देखना है, वाटसन व्यवहारवादी क्या सही है? जॉन डीवी संरचनावादी, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास या वर्दीमर गेस्टाल्टवाद, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखो, वर्दीमर गेस्टाल्टवादी है, बिल्कुल सही है ये बात। जीन पियाजे संज्ञानात्मक जो विकास के ये प्रवक्ता है, ये सही बात है। और वाटसन व्यवहारवादी है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन संरचनावादी जॉन डीवी नहीं है, क्योंकि संरचनावादी है वो क्या है आपके टिचनर और विलियम वो टिचनर और विलियम टिचनर और विलियम वुंट है। क्या है? विलियम वुंट है। संरचनावादी टिचनर और विलियम वुंट है। तो फिर ये जो जॉन डीवी है वो शिक्षाविद है। क्या है? वो एक शिक्षाविद है। वो क्या है? शिक्षाविद है। इस बात का हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। संरचनावाद का प्रतिमान विलियम वुंट टिचनर ने किया। इसे अस्तित्ववाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अस्तित्ववाद भी कहा जाता है। यह चेतना के 3 तत्व, कितने तत्व हैं? 3 तत्व है। संवेदना है, प्रतिभा है और भाव है। प्रतिभा या प्रतिबिंब एक ही बात है। तो इसमें हम देखेंगे, एक तो हो जाएगा आपका संवेदना है, संवेदना है, दूसरा आपका प्रतिभा है, दूसरा आपका प्रतिभा है, या इसे ही हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, इसे हम प्रतिबिंब कहेंगे। और तीसरा है जो कि क्या है आपके? भाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका भाव आएगा। ये 3 जो है तत्व बताए। किसने बताए? टिचनर और वोंट ने बताए। चलिए, क्या कहता है प्रश्न संख्या 10। ज्ञान विद्यमान है, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। ठीक है, कौन सा संप्रदाय इस कथन का स्वीकार नहीं करता है? क्या नहीं करता है? ये वो स्वीकार नहीं करता है। एक इसमें से संप्रदाय ऐसा है जो ये मानता है कि न तो ज्ञान विद्यमान है, न विश्वसनीय है, न अन्य कुछ है, जबकि अलग चीज है, और बाकी सारे मानते हैं। तो वो कौन सा है? व्यवहारवाद है, संज्ञानवाद है, या फिर गेस्टाल्टवाद है, या फिर संरचनावाद है? तो इससे पहले हम पढ़ के आए थे कि प्रतिभा है, संवेदना है और भाव है। इस चीज को कौन मानता है? संरचनावादी। तो संरचनावादी कहता है कि जो अधिगम है वो संवेदना है, प्रतिबिंब है और भाव है, न कि वो विद्यमान है, विश्वसनीय है, ऐसा कुछ ये नहीं मानते। संरचनावादी है वो नहीं मानते हैं। इसकी व्याख्या देखो आप। संरचनावाद के प्रतिपादक विलियम वुंट टिचनर है। ये प्राचीन संप्रदाय है। कैसा है? प्राचीन संप्रदाय है। ये मनोविज्ञान की विषय वस्तु संवेदना, भाव, अनुराग व प्रतिबिंब को मानता है। ये पिछले प्रश्न में हमने इसको देखा था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से पौरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक कौन सा है? ठीक है, कौन सा कारण पूछ रहा है? वातावरण संबंधी कारक है। कैसा कारण पूछ रहा है? वातावरण संबंधी कारक पूछ रहा है। संवेग है क्या? बुद्धि है क्या? शारीरिक है क्या? नहीं। संवेग, बुद्धि और शारीरिक, ये तीनों तो क्या है? ये तीनों तो कैसे हैं? संज्ञानात्मक है। ये तो संज्ञान वाले हैं। ये तो संज्ञान वाले हैं। ये सामाजिक नहीं हो सकते। जबकि साथी समूह का प्रभाव है, ये सामाजिक है। ये कैसा है? ये सामाजिक है। तो सामाजिक प्रभाव वाला उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका साथी समूह का प्रभाव है। ये सामाजिक वाला प्रभाव हो जाएगा। वातावरण संबंधी ये कारक हो जाएगा और सामाजिक संबंधी ये कारण हो जाएगा, वातावरण संबंधी आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किशोर पर वातावरण कारकों में सर्वाधिक साथी समूह का, परिवार का, सिनेमा का, खेल का मैदान व लिंग का प्रभाव पड़ता है। वाइनलैंड ने सामाजिक परिपक्वता मापने का निर्माण किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। वाइनलैंड ने क्या रखा था? सामाजिक परिपक्वता मापने का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का जो है अन्य नाम नहीं है? कौन सा है वो अन्य नाम नहीं है? ये बताओ आप, कौन सा है वो?
अन्य नाम नहीं है। तो बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल, ठीक है, एक तो बाल्यावस्था, एक प्रौढ़ावस्था के बीच का जो काल है वो संधि काल है, ठीक है। इसका जो किशोरावस्था की एज है वो 10 से 19 वर्ष मानी गई है, ठीक है। मानव जो WHO है उसके माध्यम से 10 से 19 मानी गई है, इसलिए बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है, ठीक है। ये बात सही है। समस्यात्मक अवस्था है, बिल्कुल समस्यात्मक अवस्था है, इसमें हर प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था, बिल्कुल संघर्ष भी है, तनाव भी है, विरोध भी है, सारी बातें इस एज में आएगी, सामना होगा। आपका भी हुआ है, हमारा भी हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वयस्क अवस्था ये है, ये 19 के बाद है, यानी 19 से 35 मानी गई है इसकी एज, 19 से 35 मानी गई है। तो ये इसका जो है किशोरावस्था की है, वो क्या है, एज नहीं है, किशोरावस्था की एज ये नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना, ये अन्य नाम नहीं है। WHO, क्या, डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच ओ WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था के मध्य की अवस्था क्या है? हालांकि इसका उत्तर हमने पहले जान लिया है, पहले वाले प्रश्न में कर भी लिया है। 10 से 19 वर्ष की, 10 से 14 वर्ष की, 12 से 18 अवस्था, या 20 से 21 वर्ष की अवस्था, ठीक है। तो इसकी जो अवस्था है वो 10 से 19 मानी गई है, ये हमने देख लिया था, कर लिया था। और WHO ने 10 से 24 का जो काल है, 10 से 24 का जो काल है उसको युवा काल कहा है। क्या कहा है? 10 से 24 का जो काल है, इस काल को क्या कहा है? युवा काल कहा है। क्या कहा है? युवा काल कहा है। किसने? WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको कहा है। इस बात का भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए, किशोरावस्था की प्रमुख, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? विपरीत लिंग प्रेम भावना का अभाव, क्या बताना है? पहले तो प्रश्न देखो, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, ये बताना है कि कौन सी विशेषता है किसकी? किशोरावस्था की। तो विपरीत लिंग प्रेम भावना का अभाव नहीं, ऐसा तो नहीं है। विपरीत लिंग प्रेम भावना तो प्रबल संभावना में पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है अक्सर। कल्पना शक्ति का अभाव नहीं, ऐसा भी नहीं है। कल्पना शक्ति का अभाव क्यों पाया जाएगा? कल्पना शक्ति का तो बाहुल्य पाया जाता है, बहुत सारी कल्पनाएं आती है इस एज के अंदर, बहुत सी कल्पना करते हैं हम, पता नहीं कहाँ कहाँ खो जाते हैं, क्या क्या कल्पना करते रहते हैं। तो ये ऐसी अवस्था है। विवेकात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव नहीं, ये गलत है। ये बिल्कुल बात सही है कि संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव, इसमें थोड़ा अभाव रहता है। क्या है कि इस एज के अंदर हम समायोजन नहीं कर पाते हैं, और संवेगों के माध्यम से क्या है कि उग्र हो जाते हैं और बहुत सी नेतृत्व करने का प्रयास करते हैं, नेता बनने का प्रयास करते हैं, सामाजिक जीवन का नेतृत्व करने का भी प्रयास करते हैं, बहुत सारी बातें होती है जो करते हैं। तो ये बात मेरे को ठीक लग रही है। सामाजिक सेवा की भावना का अभाव नहीं, सामाजिक सेवा का भाव नहीं पाया जाता, जबकि इसमें अग्रणी भाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अग्रणी भाव पाया जाता है। सबसे ज्यादा सामाजिक जो है सेवा करने का मन करता है, आतुर हो जाते हैं युवा हैं जो इस अवस्था में, किशोरावस्था में, ठीक है, अग्रणी भाव पाया जाता है। निम्न में से कौन सी अवधि यौन आरंभ यानी एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? इसमें से कौन सी कहलाती है एज ऑफ प्यूबर्टी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अवधि अ, यौन आरंभ यानी यौन अवस्था का आरंभ होता है, एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है, कौन सी कहलाती है? 6 से 9 नहीं, ये तो बाल्यावस्था में आएगी। किस में आएगी? बाल्यावस्था में आएगी, बाल्यावस्था में आएगी। 10 से 12 या 13 से 16 या 17 से 19। तो जो 13 से 16 की अवस्था है, ये है, ये एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है। एज ऑफ क्या कहलाती है? प्यूबर्टी कहलाती है। प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है, वो कहलाती है आपकी 13 से 16 की जो अवस्था है। 12 13 से 16 वर्ष को पूर्व किशोरावस्था, यौवन अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था या फिर यौवन अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये आपको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था से संबंधित है। साइको के प्रश्न चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है गिलफोर्ड से, जीन प्याजे से, कोहलबर्ग से, या फिर थॉर्नडाइक से, ये आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं कि
पानी पीना बहुत ही जरूरी है। चलिए, तो इसमें नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है, किससे संबंधित है आप बताइए? गिलफोर्ड से है, जीन पियाजे से है, कोहलवर्ग से है, या फिर थॉर्नडाइक से है? ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? कोहल वर्ग से है। नैतिक विकास से संबंधित जो विकास से संबंधित सिद्धांत दिया था अधिगम में, वो किसने दिया था? कोहलर वर्ग ने दिया था। थोड़ी सी इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। देखो, कोहलर वर्ग ने पूर्व किशोरावस्था मानी 13 से 16 वर्ष को नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था कहा है। इन्होंने कहा है कि जो 13 से 16 की अवस्था है वो नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था है। क्या है? नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था है। ये फैक्चुअल बात है, हमें क्या रखना है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। शैक्षिक प्रबंधन। अब शैक्षिक प्रबंधन के प्रश्न आए हैं, साइको के प्रश्न पूर्ण होते हैं। वो क्या कहते हैं? शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की प्रकृति एवं विशेषताओं से संबंधित कथन नहीं है। क्या है? कथन सही नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन एवं अमूर्त होता है। शैक्षिक प्रबंधन संगठित संगठित एवं अमूर्त होता है। शैक्षिक प्रशासन एक निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक तंत्र है, यानी एक सिस्टम है। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल एवं बहु अनुशासनात्मक मल्टी डिसिप्लिन प्रक्रिया है। प्रबंधन एक पेशा प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, नहीं है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि प्रबंधन एक प्रोफेशनल है, एक पैसा है। प्रोफेशनल क्या है? एक व्यवसाय है। केवल दो असत्य है, केवल चार असत्य है, केवल दो और चार असत्य है, केवल पांच असत्य। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? केवल और केवल क्या है? पांच असत्य है, क्योंकि प्रबंधन है वो एक प्रोफेशनल है, जबकि इसने लिख रखा है नहीं है। थोड़ी सी प्रबंधन की प्रकृति का हम क्या करते हैं, थोड़े अन्य और फैक्चुअल देखते हैं, ताकि नहीं में अगर आए तो हम बता सकते हैं। प्रबंधन एक पैसा है, प्रोफेशनल है। क्या है? प्रबंधन एक क्या है? पैसा है, प्रोफेशनल है। प्रबंधन एक साधन है, यानी मेंस है, साध्य नहीं है। प्रबंधन एक क्या है? आपका अधिकार प्रणाली है। और प्रबंधन एक त्रिस्तरीय क्रिया है। इसके तीन स्तर है। प्रबंधन के कितने स्तर हैं? तीन स्तर है, महत्वपूर्ण स्तर है। कौन कौन से हैं? उच्च स्तरीय प्रबंधन होता है, एक होता है मध्य स्तरीय प्रबंधन होता है, एक होता है निम्न स्तरीय प्रबंधन होता है। और ये तीन जो स्तर हैं कई बार पूछे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तीन स्तर है। प्रबंधन एक शुद्ध या व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। जिस प्रकार देखो, भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है, जीव विज्ञान होता है, उस प्रकार से एक ये शुद्ध विज्ञान नहीं है। प्रबंधन क्या है? एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। विज्ञान तो है, लेकिन इन्हीं की तरह एक बिल्कुल और अलग से शाखा एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। जबकि प्रबंधन क्या है? इन सारी बातों से संबंधित है। विसाधन भी है, पैसा भी है, और जो है त्रिस्तरीय प्राधिकार प्रणाली भी है। ठीक है, तो ये था नवरात्रि की शुभकामनाओं से संबंधित। अभी आपको जो टेस्ट बीच में ऑफर दिए जा रहे हैं, 50% का ऑफर है, आप ले सकते हो अना क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, 2 दिनों तक चलेगा, ये काफी लंबा चलेगा क्योंकि नवरात्र है इसलिए। चलिए आगे। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के कार्यों में जॉर्ज आर टेरी के निर्देशन के स्थान पर गति देना के स्थान पर गति देना शब्द का प्रयोग किया। उसी प्रकार एलन महोदय ने निर्देशन के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? देखिए, प्रश्न बहुत सा बड़ा बनाया गया। कई बार एग्जाम में क्या है कि एग्जामिनर आपकी आईक्यू को चेक करने के लिए, आपके नजरिए को चेक करने के लिए प्रश्न को बड़ा देता है, लेकिन प्रश्न पूछता है लास्ट लाइन। क्या देता है? अंतिम लाइन में प्रश्न। प्रश्न तो फैक्चुअल होता है, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होता है, प्रश्न का उत्तर वही होता है। अब अगर प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न तो आपका यहीं से शुरू होगा। ठीक है, एलन महोदय ने निर्देशन के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? ये ठीक है। इससे पहले व्याख्या दी, थोड़ा सा समझाया आपको कि शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के कार्यों में जिस प्रकार जॉर्ज आर टेरी ने निर्देशन को क्या कहा? गति देना कहा है, उसने भी बदला है। ठीक है, उसी प्रकार एलन महोदय ने आपको क्या दिया है? मनी दिया है, ठीक है, मटेरियल दिया है, या फिर मशीन दिया है, या फिर मोटिवेशनल दिया है, क्या दिया है? ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एलन महोदय ने जो है वो आपके प्रबंधन की जगह किस शब्द को काम में लिया है? मोटिवेशनल शब्द काम में लिया है। कौन सा शब्द काम में लिया है? मोटिवेशनल शब्द काम में लिया है। अभी प्रेरणा शब्द काम
इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं। प्रबंधन के 5 साधन निम्न है। 5 साधन निम्न है: पूंजी, मुख्य पूंजी, सामग्री और मशीन और मेथड। ये 5 प्रक्रिया है। ठीक है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की अ, वर्ष के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिए। ये सिफारिश किसकी है? तो 6 से 14 वर्ष की जो बच्चों की निःशुल्क शिक्षा है, वो सिफारिश किसकी है अभी? सार्जेंट योजना की है, स्टेडलर कमीशन की है, या फिर राधाकृष्णन आयोग की है, या फिर हंटर कमीशन की है? इनमें से किसकी है? ठीक है, तो आपको ये बताना है। इसकी व्याख्या यहीं आ गई है, इसलिए ये क्या है? सार्जेंट योजना है। क्या है? सार्जेंट योजना है। सार्जेंट जो योजना है, उसी की सिफारिश है कि 14 वर्ष से जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको क्या है? निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है। प्रबंधन का अर्थ पूर्व अनुमान लगाना तथा नियोजन करना, उपदेश देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना। ये परिभाषा ये परिभाषा पूछ ली गई है आपसे। क्या पूछी गई है? परिभाषा पूछी। तो प्रबंधन का अर्थ पूर्व अनुमान लगाना तथा नियोजन करना, उपदेश देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना। ये परिभाषा किसकी? देखिए, परिभाषा से संबंधित प्रश्न होता है तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। या तो हमें उस परिभाषा को समझ ले, या फिर उसको थोड़ा सा उसमें हिंट देखकर उसको रट लें। ठीक है, एक ही काम होता है। अब इसमें देखो, थोड़ी बड़ी परिभाषा है तो क्या करें, महत्वपूर्ण है इसलिए। अब इसमें देखो, ना क्रिया है वो बार बार हो रही है: नियोजन करना, उपदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। यानी ना क्रिया है वो बार बार आ रही है। इसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, ये हिंट हो सकता है। ठीक है, मेरी दृष्टि में आप अपने स्तर पर भी याद कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। ये परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? हेनरी फ्योल द्वारा दी गई है, जेबी शियर्स द्वारा, या लूथर गुलिक, एबी मोलमैन द्वारा? ये सारे ही महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित परिभाषा है जो पूछी जाती है। तो ये जो परिभाषा है वो हेनरी फ्योल की है। किसकी है? हेनरी फ्योल की है। इसमें ना क्रिया है वो बार बार हो रही है। और अगर आप समझना चाहें, आप चाहते हो कि सर हमें रटना ही नहीं है, हम तो समझेंगे, तो समझोगे तो देखो, प्रबंधन का अर्थ होता है पूर्व अनुमान लगाना, यानी पहले से पूर्व अनुमान लगाना। पूर्व अनुमान जब हम लगा लेंगे, उसके बाद उसका नियोजन करना, फिर उसका नियोजन करना, फिर उपदेश देना, फिर उपदेश देंगे, और फिर आपस में समन्वय कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे तो समन्वय करना, और फिर अंत में हम क्या करेंगे? नियंत्रण करेंगे तो नियंत्रण करना। ये परिभाषा है वह हेनरी फ्योल की है, महत्वपूर्ण है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कौन सा कथन? असत्य कथन कौन सा है? शैक्षिक पर्यवेक्षण एक समग्र क्रिया है। शैक्षिक पर्यवेक्षण रचनात्मक व गत्यात्मक दोनों है। रचनात्मक भी है और गत्यात्मक दोनों है। शैक्षिक पर्यवेक्षण छिंद्रान्वेषी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छिंद्रान्वेषी क्या होता है? छिंद्रान्वेषी का मतलब होता है दूसरों में दूसरों में दूसरों में कमियां निकालना। दूसरों में कमियां निकालना। ठीक है। छिद्रान्वेषी का मतलब क्या होता है? दूसरों में खामियां निकालना, कमियां निकालना। ऐसा कुछ नहीं है, शैक्षिक प्रबंधन ऐसा कुछ नहीं है। यह विकास उन्मुख है, बिल्कुल ये विकास हो उन्मुख है, ये बात सही है। भारत में सर्वप्रथम विद्यालय योजना की अभिशंसा किस आयोग ने की? सर्वप्रथम, सबसे पहले विद्यालयों का नियोजन होना चाहिए, यह अभिशंसा किसने की? आप बताओ। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। मुदालियर आयोग भी कहते हैं, जिसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। क्या उसने की थी क्या? इस बात को हमें ध्यान में रखना है, बताना है। कोठारी आयोग 64, 1964-66, एनसीएफ 2005 या शिक्षा नीति, इनमें से आपको बताना है कि विद्यालय नियोजन की अभिशंसा सर्वप्रथम किसने? तो वो की थी माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर मुदालियर शिक्षा आयोग। नेक्स्ट प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित आगे हैं। अब ये प्रबंधन के प्रश्न थे, साइको के प्रश्न थे, वो पूर्ण होते हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित यानी भारत की पॉलिटिकल से 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रथम श्रेणी में। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54, यहाँ 54 आएगा, कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है या निर्वाचक मंडल है, वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, कनाडा से, या फिर ऑस्ट्रेलिया?
तो निर्वाचक मंडल है वो अनुच्छेद 54 में है, अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 54 में है, 55 में निर्वाचन पद्धति है, 56 में कार्यकाल है। इस प्रकार से अनुच्छेद दिए गए हैं। और अनुच्छेद जो 52 है वो राष्ट्रपति के पद से संबंधित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। और क्या लिया गया है आयरलैंड से वो देखो थोड़ा सा। इसमें देखो नीति निर्देशक जो तत्व है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 है, वो भी हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भी आयरलैंड से लिए गए हैं। 12 सदस्य किस आधार पर लिए जाते हैं? अनुच्छेद 80 में। और वो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इस आधार पर लिए जाते हैं। ये भी क्रम से पूछा जाता है, कई बार क्रम से पूछ लिया जाता है कि किस आधार पर लिए जाते हैं अनुच्छेद 80 में। तो इसमें आपको एसवी क्लास ये याद रखना है। क्या रखना है? एसवी क्लास। इसे देखो, आपको एस से आ जाएगा साहित्य, एस से आ जाएगा साहित्य, वी से आएगा विज्ञान, विज्ञान, कला से आएगा कला, और स से समाज सेवा, स से समाज सेवा। ये कई बार जो प्रोफेशनल ये जो होता है इसमें पूछा गया था पीछे क्रम से, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में है, पद्धति 55 में है, कार्यकाल 56 में है। ठीक है, इससे संबंधित। चलिए आगे का प्रश्न क्या कहता है? परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? हमें प्रश्न समझ में आना चाहिए। पहले क्या पूछ रहा है? ये सिर्फ इतना पूछ रहा है संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? क्या है संवैधानिक सरकार का मतलब? क्या है उसका प्रयोजन? क्या है उसका तथ्य? क्या है उसका सार्थक अर्थ? क्या है वो पूछ रहा है। विधानमंडल द्वारा सरकार चलाना ये होगा, या फिर लोकप्रिय सरकार ये होगा, या फिर बहुदलीय सरकार ये होगा, या फिर जो है सीमित सरकार, समिति सरकार नहीं, सीमित सरकार, सीमित सरकार ये होगा। क्या होगा इसमें से? संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होगा? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? यानी संवैधानिक सरकार कौन सी होती है कि जिस संविधान में जिस अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है उनके अनुरूप सरकार का गठन किया जाता है, उसके अनुरूप सरकार का पतन किया जाता है, पतन होता है, उसके अनुसार ही नवीन सरकार का गठन किया जाता है और 5 वर्ष के लिए कार्यकाल चलाया जाता है। चलिए, संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। क्या है? सीमित सरकार, सीमित सरकार, सीमित सरकार। इसमें सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है। यह सरकार संविधान की सीमाओं से प्रतिबद्ध है, यानी प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, तैयार है उस प्रकार से जिस प्रकार संविधान में अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है, सरकार उसी के अनुरूप चलाई जाएगी। संविधान में निहित उपबंध यानी जो अधीन उपबंध या जो प्रावधान है उनके अनुसार ही सरकार क्या करती है? कार्य करती है। आगे प्रश्न देखो, वीटो लैटिन भाषा का शब्द है, इतना ही महत्वपूर्ण है। वीटो किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। साइको में और पॉलिटिकल में बहुत से सारे शब्द ऐसे हैं जो लैटिन भाषा से हैं, अक्सर पूछे भी जाते हैं। कई बार जो फैक्चुअल प्रश्न होते हैं वही पूछे जाते हैं और अक्सर उनका उत्तर लैटिन भाषा ही होता है। ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये तो वीटो है वो लैटिन भाषा से हमें ध्यान रखना है। इसका अर्थ क्या है? वीटो का अर्थ क्या है? वीटो का अर्थ है निषेध या मना करना, यानी निषेध या मना करना, यानी इस बात के लिए मैं स्वीकृत नहीं हूं, इस बात के लिए मैं आपको मना ही करता हूं, ये होता है वीटो का अर्थ। भारतीय राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो है? अब पहले तो देखो दो बातें बताई गई है प्रश्न में। पहले तो आपको वीटो का अर्थ बताया गया है, उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने वीटो है। 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, कितने हैं? तो इसका उत्तर होगा 3। 3 कौन कौन से हैं वो देखो, 3 कौन कौन से हैं। एक होता है निलंबनकारी वीटो। कैसा वीटो? निलंबनकारी वीटो। उसमें क्या करता है? पुनर्विचार हेतु लौटाता है। यानी हमें ये पता है कि जब तक राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर नहीं करेंगे कोई भी जो है विधेयक या विधान है वो कानून नहीं बन सकता, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करे। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाता है तो वो किस प्रकार का वीटो है? वो निलंबनकारी वीटो है। दूसरा, अंत्यातिक वीटो, यानी अंतिम रूप से मना करना। कोई राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ये बात है वो भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है, उचित नहीं है, तो वो अंतिम रूप से उसको क्या कर देता है? नकार देता है। तो वो है आत्यांतिक वीटो।
और तीसरा है पोकेट वीटो, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। यानी ऐसा समझो कि वो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, पोकेट वीटो। और इसका प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। किसने? ज्ञानी जेल सिंह ने। यानी जेल सिंह ने पोकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, पोकेट वीटो आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 86 में है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना आपको। समाप्त होने के पश्चात अभिभाषण की अधिप्रमाणित प्रतियां लोकसभा के पटल पर निम्न में से कौन रखता है? लोकसभा के पटल पर कौन रखता है? लोकसभा का महासचिव रखता है, लोकसभा का अध्यक्ष रखता है, या फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष रखता है, या फिर संसदीय कार्य मंत्री रखता है? कौन रखता है? बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो जो लोकसभा अध्यक्ष है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष शपथ लेता है। ठीक है, उसमें ऑप्शन दिया जाता है। एक में लिखता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार, 85 के अनुसार, 86 के अनुसार। एक ऑप्शन देगा कि लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं लेता। तो इसका उत्तर क्या हो गया? लोकसभा का अध्यक्ष है ना, वो कभी शपथ नहीं लेता, क्योंकि वो पहले सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है। इसलिए लोकसभा का अध्यक्ष पूर्ण रूप से पद पर कभी शपथ नहीं लेता। इस बात की भी हमें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसका उत्तर भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, हमें लगभग संसद से संबंधित प्रश्न होंगे, हम सोचते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन ये काम लोकसभा अध्यक्ष नहीं करेगा। तो कौन करेगा? ये काम लोकसभा का महासचिव करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का महासचिव करेगा। थोड़ा हटके था, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ लाया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है। न्यायाधीश पूछा गया है, पहला कौन सा महिला न्यायाधीश? फातिमा बीबी, लीला सेठ, ज्ञानसुधा मिश्रा, सुजाता मनोहर। ये तो प्रश्न काफी लड्डू सा प्रश्न आ गया है, इसलिए कई बार आपने पढ़ पढ़ भी रखा है कि कौन है, फातिमा बीबी है। लेकिन जो व्याख्या है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। ये देखो आप, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। ये भी आपको पता है, आपने बहुत सारा पढ़ रखा है, रट रखा है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान 50वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ है। ये थोड़ा करंट का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ है। धनंजय वाई चंद्रचूड़, पूर्ण नाम इनका क्या है? धनंजय वाई चंद्रचूड़ है। 9 नवंबर 2022 को इन्होंने शपथ ली थी। और 49वें जो मुख्य न्यायाधीश थे, वो श्री न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित थे। कौन थे? न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़, यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए, इस लाइन को डालने के पीछे एक तथ्य था कि वो चंद्रचूड़ अलग है, ये चंद्रचूड़ अलग है। वो धनंजय वाई चंद्रचूड़ है, ये यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। 7 वर्ष 4 माह कार्यकाल रहा है इनका, विष्णु चंद्रचूड़ का। किसका? विष्णु चंद्रचूड़ का, चंद्रचूड़ का। इस बात का हमें ध्यान रखना है। न्यूनतम कार्यकाल कमल नारायण सिंह का रहा है 18 दिन। सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? कमल नारायण सिंह का रहा है, और वो रहा है 18 दिन। चलिए आगे, हिंदी के प्रश्न आ गए हैं। सारे ही विषय हैं जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आते हैं। तो देवी ऐश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा? देवी ऐश्वर्य, देखिए इसमें एक आपको एक शब्द पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है, वो पूछना चाह रहा है कि ऐश्वर्य शब्द क्या है। ठीक है, यण संधि का उदाहरण है, ये यण संधि का उदाहरण है। और इसमें हमें पता है, यह ई में, वह ऊ में, और री रे में बदल जाता है। री रे में, उसी के अनुरूप नियम के अनुसार इसको दिया गया है। देवेश्वर्य का संधि विच्छेद होगा देवी धन ऐश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य, या ये देव धन ऐश्वर्य, या फिर देव धन ऐश्वर्य। इसमें आपको इतना अगर पता है ऐश्वर्य कैसे लिखा जाएगा, तो ये हमारा उत्तर सही होगा। ऐश्वर्य के हमेशा जो ऊपर है, ये आपको लगानी है, मात्रा है वो लगेगी। तो देवी धन ऐश्वर्य उत्तर होगा। वाग वागीश का संधि विच्छेद कीजिए। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। वाक धन ईश, वाग धन ईश, वाक धन ईश, या फिर वाक धन। ठीक है, इसमें जो नियम है व्यंजन संधि का लगेगा, पहले का जो तीसरा
वर्ण है वो चेंज होगा। तो इसमें आपका वाक धन ईश, वाक धन ईश, ये उदाहरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की। सत चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सत चरित्र शब्द, ठीक है, चरित्र शब्द में जब चरित्र तेरा पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये लाइन आ जाती है अक्सर, बच्चन साहब की है कई बार। तो स उपसर्ग है या सच उपसर्ग है, सद उपसर्ग है या फिर सत उपसर्ग है, बताइए आप। सत चरित्र में, तो सत चरित्र जो शब्द बना है वो आपके सत उपसर्ग और चरित्र शब्द से बना है। किसे बना है? सत प्लस चरित्र से। ठीक है, इसमें सत उपसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए? उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर दे उपसर्ग है, और प्रत्यय जब किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका मूल अर्थ परिवर्तन कर दे तो वो प्रत्यय है। यानी दोनों। तो लुभावना में नहीं है, बुढ़ापा में नहीं है, लुटेरा में नहीं है, इसमें अधि प्लस अधि धन आत्म धन इक, तो इसमें अधि और उपसर्ग है, इक प्रत्यय है, दोनों है। एक ही शब्द में दोनों पूछे गए हैं, दोनों इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? क्या है? इंदा प्रत्यय नहीं। ठीक ठाक है, ज्यादा भारी भरकम नहीं है। पर धन इंदा का होगा, पर धन इंदा, कर्म धन इंदा प्रत्यय पूछा है आपसे, नहीं है। कर धन इंदा, तो गोविंदा है वो जो मूल शब्द है, इसमें कोई प्रकार का प्रत्यय या उपसर्ग नहीं है। इनमें से किस शब्द में अप्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कौन सा अप्रत्यय? जब अप्रत्यय लगता है तो वो जो मूल शब्द होता है, आगे का वर्ण होता है, उसमें वृद्धि कर देता है, और इसमें मिठास नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, अपमान नहीं है। तो इसमें क्या है? वसुदेव धन ए, वसुदेव धन ए, ये हो जाएगा वासुदेव। ठीक है, वसुदेव जो है वो श्री कृष्ण के पिता है, और वासुदेव है वो श्री भगवान श्री कृष्ण नारायण है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण में। अब थोड़े राजस्थान भूगोल से संबंधित प्रश्न आए हैं। अब ये पूछ रहा है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार। ये जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है। ठीक है, ये जो विस्तार है पूर्व से जो पश्चिम विस्तार है वो है 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितना होगा? 826 किलोमीटर। दोनों में अंतर पूछा जाए 43 किलोमीटर। ये थोड़ा संबंधित था। चलिए नेक्स्ट पर, समुद्र तल से समुद्र तल से धोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? ये अलग से टाइप का प्रश्न आया है थोड़ा। धोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कौन सी? आया हुआ प्रश्न है इसलिए इसको यहाँ ले लिया गया है, वैसा कोई अन्य अर्थ नहीं था। कि धोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? धोसी पहाड़ी है जो राजस्थान और हरियाणा दोनों की सीमाओं पर, दोनों की सीमाओं से संबंधित प्रश्न है, इसलिए इसको यहाँ लाया गया है। तो ये धोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी बताई गई है? 500 मीटर है, 400 मीटर है, या 1000 मीटर है, या फिर 740 मीटर है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा फैक्चुअल प्रश्न है। इसकी जो ऊंचाई है वो आपको ध्यान रखनी है, कितनी है? 740 मीटर। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि हटके प्रश्न आया है। घोसी पर्वत एक विलुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? विलुप्त ज्वालामुखी है। विलुप्त ज्वालामुखी है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर पर अकेला स्थिर है, जिसमें यह उसका एक भाग है, जिसमें यह उसका एक भाग है। उसकी ऊंचाई आसपास की भूमि से लगभग 345 से 470 मीटर तक है, और यह समुद्र तल से 740 मीटर है। और धोसी पर्वत हरियाणा और राजस्थान की सीमाओं पर स्थित है। हरियाणा और राजस्थान की सीमाओं पर स्थित है। इस बात का हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? किस नदी की है? ठीक है, नदी से संबंधित प्रश्न आ गया है। तो पहले तो विशेषता पढ़ते हैं कि किसकी है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ी से है। कहाँ से हो रहा है? कुंभलगढ़ किले के अरावली पहाड़ी से हो रहा है। यह नदी मेवाड़ के मैदान से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मेवाड़ के मैदान से गुजरती है।
बेड़च, कोठारी तथा मोरेल इसकी सहायक नदियां। बेड़च, कोठारी तथा मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। आपको इस व्याख्या को इस पढ़ने से, विशेषता पढ़ने से पता चल गया होगा कि ये किस नदी की बात हो रही है। देखिए ऑप्शन जब हमें समझ में नहीं आए तो फिर ऑप्शन काटने शुरू करने चाहिए। ठीक है, थोड़ा हार्ड हो तो ऑप्शन काटो। लूणी की हो नहीं सकती क्योंकि लूणी की, बेड़च, कोठारी इस प्रकार की कोई सहायक नदियां नहीं है। चंबल है वो कुंभलगढ़ से नहीं निकलेगी क्योंकि हमें पता है वो मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ियों से आती है। माही है वो मेहंद की झील से आती है, इसलिए ये भी नहीं हो सकती। और जब ये तीनों नहीं हो सकती, अपने आप चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? ये जो कोपेन का वर्गीकरण है उससे संबंधित है। ईएड जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान, डीबीडब्ल्यू जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान, डीएडब्ल्यू जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान, सीएडब्ल्यू प्रदेश दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। इसमें से कौन सा सही नहीं है? अन्य नहीं भी आ रहे हैं ना आपको तो भी काम चल जाएगा अगर ईएड आपको आ रहा है, क्योंकि ईएड है वो पूर्वी राजस्थान का नहीं है। इसका है, पूर्वी राजस्थान का नहीं है। जबकि ईएड है वो कहाँ का है? वो पश्चिमी राजस्थान का। इसका है पश्चिमी राजस्थान। तो ये अलग हो गया, और जो अलग होगा तीसरी बात करेगा, तीसरा होगा वो हमेशा क्या है? उत्तर होता है। तो ये देखो, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया? ये फैक्चुअल प्रश्न है, परिभाषिक प्रश्न है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन किसे कहा गया। प्रश्न की भाषा घुमा दी जाती है, प्रश्न यही रहता है, अक्सर लैंग्वेज घुमा फिरा कर इसका उत्तर पूछा जाता है। इसका फैक्चुअल जो उत्तर है वो है मालपुरा करौली का जो मैदान है उसको हमें क्या कहा गया है? तृतीय पेनी प्लेन कहा गया है। क्या कहा गया है? तृतीय पेनी। थोड़ा सा याद रखने के लिए आप लय की आवर्ती जो हो रही है बार बार, मालपुरा में लय की आवर्ती, करौली में लय की आवर्ती, पेनी प्लेन में लय की आवर्ती, इन तीनों का संयम से संयोग बिठाकर भी आप इस प्रश्न को क्या रख सकते हो? याद रख सकते हो। बाकी आप अपने स्तर पर भी याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे प्रश्न देखो, हड़बू जी के बारे में असत्य कथन। लोक देवता से संबंधित प्रश्न आया है और असत्य पूछा है। किसके बारे में असत्य पूछा है? हड़बू जी के बारे में पूछा है। हड़बू जी के बारे में तीन बातें सत्य होगी, एक असत्य है। राव जोधा के समकालीन थे। बिल्कुल हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बुढ़ेल के महाराजा सांकला के पुत्र थे, ये भी बात बिल्कुल सही है कि वो सांकला के पुत्र थे। जोधा ने बेंकटी गांव हड़बू जी को प्रदान किया था। बिल्कुल, जब वो समकालीन थे तो जोधा ने उनको बेंकटी गांव प्रदान किया था। हड़बू जी की बेंकटी में तलवार की पूजा होती है। सरल सा यदि आपको हिंट, तलवार की पूजा नहीं है। किसकी पूजा नहीं है? तलवार की पूजा नहीं है, जबकि क्या है? उनकी गाड़ी की पूजा है। किसकी है? गाड़ी की पूजा है। तो ये चौथा है वो अलग है, ये हमारा उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस लोक देवता के जन्म उत्सव के अवसर पर मालासेरी डोंगरी को भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया? करंट का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, अभी ताजा, कि राजस्थान के किस लोक देवता के जन्म उत्सव के अवसर पर, यानी 1112वीं जयंती पर जो है वो प्रसाद योजना में शामिल किया गया है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो वो कौन सा है? ये जो मालासेरी डोंगरी है वो देवनारायण जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? देवनारायण जी से संबंधित है। भगवान देवनारायण जी के जन्मोत्सव 1112वीं जयंती के पावन अवसर पर जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी, कौन सी? मालासेरी डूंगरी, काफी छाया रहा पीछे मीडिया में। मालासेरी डूंगरी को भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया है। देवनारायण जी की जयंती माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। किसकी जयंती? देवनारायण जी की जयंती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं? क्या कहते हैं? राजस्थान का वेलोर कहते हैं। किस दुर्ग को? रणथंबोर को, दीवाना को, या फिर भैंसरोडगढ़ को, या फिर कुंभलगढ़ को? किसको कहते हैं? ठीक है, तो अगर बात करें वेलोर की, राजस्थान के वेलोर की, तो उसको किसको कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को। ठीक है, भैंसरोडगढ़। इसका जो निर्माण है, भैंसरोडगढ़ का जो निर्माण है वो एक व्यापारी है, भैंसा साहा। भैंसा साहा इन्होंने करवाया। ठीक है, और ये जो है वो चंबल और बामणी नदी के किनारे है। किन किनारे है? चंबल प्लस बामणी नदी के किनारे है। ये दो तीन बातें ही पूछी जाती है भैंसरोडगढ़ से संबंधित।
ये किस निर्माण करवाया, किस नदी के किनारे है? एक कर्नल जेम्स टोड से जब पूछा गया, कर्नल जेम्स टोड ने इस भैंसरोडगढ़ के बारे में कहा कि अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि राजस्थान में आपको कोई जागीर पेश करनी हो तो आप क्या लेंगे, तो उन्होंने कहा मैं भैंसरोडगढ़ की पेशकश करूं। किसने कहा ये? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा ये? कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। इन्होंने ये बात कही कि अगर राजस्थान में मुझे कोई जागीर पेश की जाएगी तो मैं किसकी पेशकश करूंगा? भैंसरोडगढ़ की पेशकश। इन्हें ये पसंद आ गया था। ठीक है। भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये भारत से संबंधित करंट है। लिंगप्पा नारायण स्वामी को, मोहम्मद रफीक को, या WA6 को, या MA खानविलकर को? MA खानविलकर। ठीक है। तो अजय मणिक खानविलकर, ये पूरा नाम क्या होगा? अजय मणिक खानविलकर। अजय मणिक खानविलकर। खानविलकर काफी बड़ा नाम है, वैसे भी बड़ा नाम है और वैसे भी बड़ा नाम है। भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? अजय मणिक खानविलकर, MA खानविलकर को नियुक्त किया गया भाई। न्यायमूर्ति अजय मणिक राव खानविलकर देश के नए लोकपाल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 सदस्यों के साथ उनकी नियुक्ति की है। न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी लोकपाल के न्यायिक सदस्य होंगे। ये इनके साथी हैं, वो सदस्य होंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक द्वारा संचालित नहीं है? कौन सी जो योजना है या परियोजना है वो विश्व बैंक द्वारा संचालित नहीं है? द्वितीय वाघ पुनर्वास एवं सुधार परियोजना, ये तो विश्व बैंक से है। ये तो क्या है? विश्व बैंक से है। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, ये। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना, ये। या फिर राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। अब ये पूछ क्या रहा है कि ये पूछ रहा है कि विश्व बैंक द्वारा कौन सी निर्धारित नहीं है। ठीक है। तो जो ये राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना है, ये जीका द्वारा है। किसके द्वारा है? ये जापान की कंपनी है जीका, उसके द्वारा है। ठीक है। बाकी सारे की किसके द्वारा है? विश्व बैंक द्वारा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, थोड़ी मुख्य तथ्य, मुख्य तथ्य आप खुद ही पढ़ लेना। चलिए, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के अनुमोदन के तहत 2030 तक कितने गीगावाट क्षमता स्थापित की जाएगी? ये देखो, राजस्थान के करंट का प्रश्न है कि कितने गीगावाट है वो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। 50 गीगावाट, 90 गीगावाट, या फिर 100 गीगावाट, या फिर 150 गीगावाट। ठीक है। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 90 गीगावाट है वो 2030 तक क्या किया गया है? प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 का अनुमोदन के तहत 2030 तक 90 गीगावाट क्षमता स्थापित की जाएगी। दो बातें महत्वपूर्ण हैं, कब तक? 2030 तक, ये भी पूछ सकता है, और 90 गीगावाट ये भी पूछ सकता है 2023 से। ठीक है। राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन है? छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन है? ठीक है। श्री माणिकचंद सुराना, डॉक्टर BD कल्ला, डॉक्टर प्रद्युमन सिंह, डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला। क्या इसमें से बताना है? डॉक्टर BD कल्ला की बात करें तो ये तो चौथे वित्त आयोग के चौथे वित्त अध्यक्ष थे 2012 में। ठीक है। ये हो नहीं सकते, तो वर्तमान में क्या है? प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है। प्रद्युमन सिंह का जन्म 18 सितंबर 1937 को धौलपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। यह महत्वपूर्ण है, कहाँ हुआ ये पूछा जा सकता है, धौलपुर में। प्रद्युमन सिंह 8 बार राज्य विधानसभा के सदस्य भी चुने जा चुके हैं। तो ये थोड़ी हमारे जो नाना क्लासेज ऐप है उस पर विभिन्न प्रकार के तरह तरह के विषय विशेषज्ञों द्वारा टेस्ट श्रृंखलाएं चलाई जा रही है। आप इसका आनंद ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं, टेक्निकल टीम से संपर्क करके ये आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देश में अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किस राज्य में सर्वाधिक है? क्या पूछ रहा है? देश में पूछ रहा है, और अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों का पूछ रहा है, और सर्वाधिक उत्पादन भी पूछ रहा है। तीनों बातें आ चुकी है इसमें। तो आपको पता हो, सौर ऊर्जा की जब बात हो रही है तो इसमें क्या आएगा? हमारा प्यारा राजस्थान, ये इसका होगा।
देश में अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। प्रदेश में 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित है, जिसमें से 19 गीगावाट है और 5 गीगावाट पवन ऊर्जा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पवन ऊर्जा कितनी है? 5 गीगावाट है और अक्षय ऊर्जा कितनी है? 19 गीगावाट है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए में अग्रणी राज्य राजस्थान है, जिसमें लगभग 135 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा सकती है। राज्य में सोलर पार्क की कुल स्थापित क्षमता 3605 मेगावाट है और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला विद्युत उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है। ये भी महत्वपूर्ण है। राज्य में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना 1094 मेगावाट। सौर तथा पवन ऊर्जा की सर्वाधिक प्रतियोगिता राजस्थान में 426 गीगावाट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कौशल आधारित शिक्षा परिवहन के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? किसके लिए है? कौशल आधारित शिक्षा परिवहन। कौशल आधारित जो शिक्षा है उसके साथ समझौते होते हैं, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं कई बार, किसके साथ समझौता किया है और किसने इस पे जो है एमओयू किया है, ऐसा करके कुछ किया जाता है। जपाइगो, ये तो हमने बात की थी। क्रिप्स या मिसो या फिर आईआईटी जोधपुर। आईआईटी तो जोधपुर हमारे राजस्थान में है और जोधपुर में है, तो इससे संबंधित कौशल से आधारित इसका कोई नहीं रहेगा, जबकि ये रहेगा आपका क्रिप्स से। किससे रहेगा? क्रिप्स से। ठीक है, उच्च शिक्षा का। कौशल आधारित शिक्षा क्रियान्वयन के लिए उच्च शिक्षा विभाग और क्रिप्स के बीच एमओयू हुआ है। एमओयू का मतलब समझौता है। राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता किया गया है। अब देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो आप। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, लेवल का प्रश्न आ गया काफी आपके लिए। तो राष्ट्रपति की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? मीरा कुमार, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो द्रौपदी मुर्मू का रहेगा। इनका जो संबंध है वो पूछा जाएगा, तो कहाँ से है? वो झारखंड से थी, झारखंड से। द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। इससे पहले वो क्या है? राज्यपाल रह चुकी है। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राज्यपाल है। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रश्न। 10 से 18 अगस्त 2023 तक प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में किस अभियान की शुरुआत हुई थी? ये करंट का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है। 10 से जो 18 अगस्त यानी बीच में 15 अगस्त भी आती है, स्वतंत्रता का त्योहार है, वहाँ जब 10 से 18 की डेट फिक्स की गई है तो कुछ प्रयोजन होगा। 2023 में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में कौन सा अभियान शुरुआत किया गया? आंचल अभियान, ये तो करौली में शुरू किया गया था, करौली में। मिशन जनजागरण या फिर ऑपरेशन गरिमा या फिर ऑपरेशन सुदर्शन चक्र, ऐसा कोई नहीं है। जबकि ऑपरेशन गरिमा है वो इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया था। राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए विशेष ऑपरेशन गरिमा की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन गरिमा 10 अगस्त से शुरू किया गया है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और 10 अगस्त से शुरू होकर 18 अगस्त तक चलेगा। इस ऑपरेशन के तहत स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर लड़कियों पर छीटाकसी, छेड़छाड़ की वारदातों को रोकने का प्रयास किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य में क्षेत्रवार योगदान रहा। ये क्षेत्रवार योगदान पूछा है। सेवा का कितना प्रतिशत रहा? तो ये रहा 43.74%। कृषि का रहा 28.50%। उद्योग का 27.76% या फिर उपरोक्त सभी, या सारे के सारे सही हैं। बिल्कुल, सेवा का 43.74% रहा है, सही है। कृषि का 28.50 सही है। उद्योग भी 27.76% सही है। उपरोक्त सारे के सारे तथ्य क्या हैं? रटने वाले हैं, याद करने वाले हैं। चलिए आगे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य 2011-12 में क्षेत्रवार योगदान रहा। ये इस प्रकार हमें आपको देख लिया है। प्रश्न संख्या 51। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? मेरा पहला वोट देश के लिए शुरू किया है। किसके लिए? क्या है? शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और यांत्रिक
और ये ऑप्शन आप पढ़ो। तो इसका क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, या फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास। इसका उत्तर होगा आपका शिक्षा मंत्रालय। सरकार आम चुनाव की युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं से मेरा पहला वोट देश के लिए शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं के मतदान के लिए प्रोत्साहित और मतदान की योग्यता बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के लिए। अब ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है तो आप देखो इसके ऑप्शन थोड़ा देखिए। इसमें क्या है? अहिंसक, यानी इसका जो सामंजस्य बैठाना है, अहिंसक है, धर्म है। जिस प्रकार से अहिंसा कहाँ है, धर्म है, और उसी प्रकार आपका जो होगा युद्ध और नास्तिक, यानी युद्ध और नास्तिक क्या होगा, इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। रिक्त सादृश्यता पद बताएं। रिक्त सादृश्यता पद, ठीक है, कौन सा है? जिस प्रकार बी 16 है उसी प्रकार डी क्या होगा? इसी प्रकार डी क्या होगा? देखिए, जिस प्रकार बी मतलब बी 2 पर आता है, जैसे ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, तो 2 की क्यूब यहाँ 16 है। 2 की क्यूब क्या है? 16 है। 2 दूनी 4, और 4 की 4 चौक 16। उसी प्रकार डी 4 पर आता है, 4 चौक 16, और 16 इस 4 की क्यूब क्या हो जाएगी? तो ये 4 की क्यूब आपके 256 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 54 है। 4, 9, 14, 19, 24। ठीक है, इसमें देखो 5 का अंतर है, इसमें आपके 5 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, इसमें कितना है? 6 का अंतर है, और इस 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है, इसमें भी प्लस 5 करने हैं। 24 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 32। नेक्स्ट, 4, 6, 9, 14, आगे का पूछा है। इसमें देखो आप, 4 और 6 के अंदर 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है, नहीं सॉरी, यहाँ 5 का अंतर है, 3 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है। तो अभाज्य संख्याएं आ रही है, क्या आ रही है? अभाज्य संख्या आ रही है। आगे वाली संख्या क्या होगी? 11 होगी, और 11 प्लस 21 क्या हो जाएंगे? 21 प्लस 11 क्या हो जाएंगे आपके? 32। ये आपका उत्तर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में हैंड को SZMW लिखा जाता है, और कम को XLNV लिखा जाता है। समान कूट भाषा में मिल्क को कैसे लिखा? ठीक है, तो ये कूट का प्रश्न है, इसमें क्या लिखा जाएगा ये आप देख लेना, सरल ही है प्रश्न। NROP लिखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न। किसी कूट भाषा में बैट को 23 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? बैट को 23 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सीएट को क्या लिखा जाए? तो बैट को 23 कैसे लिखा है इसने? देखो, पी होता है 2 पर, ए होता है 1 पर, और टी है वो है 20 पर। ठीक है, इनका योग कर दिया, 2 और इन 23 लिख दिया। उसी प्रकार सीएट को देखो कैसे लिखेगा। टी आएगा 3 पर, ए आएगा 1 पर, ये आएगा 20 पर। इनको योग कर दो, 3 1 4 और 20 24। ये उत्तर होगा। नेक्स्ट, एक संख्या x में उसका 15% घटाने पर, ये मैथ से संबंधित प्रश्न है, तो उत्तर होगा वो आपका 0.85 होगा। आप करके देख लेना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसमें है जो आपका 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये उत्तर होगा। निम्न में से प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, कौन सी है? मैथ का प्रश्न है, आप थोड़ा देखना इसको। ये 4 नंबर इसका उत्तर रहेगा। ये अब इंग्लिश से संबंधित प्रश्न, ठीक है, इंग्लिश से संबंधित प्रश्न आगे है। डू यू समथिंग ड्यूरिंग, इसमें उत्तर है वो आपका क्या आएगा? स्मॉल आएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, चेंज इनटू नेगेटिव प्रश्न है। विल मैड मूवीज ऑलवेज इंटरटेन, का जो उत्तर रहेगा 4 नंबर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस से संबंधित प्रश्न है, और इसका जो उत्तर है
तो 2 नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? फैक्चुअल प्रश्न आ गया। किसने खोजा था? परिभाषिक से संबंधित है। ने परमाणिक यानी परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? वो खोजा था विद्वान थे, रदरफोर्ड थे, डाल्टन थे, आइंस्टीन थे या थॉमसन थे? कौन थे वो बताना है। तो इसका उत्तर है रदरफोर्ड। क्या है? रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? परमाणुीय नाभिक की। नेक्स्ट थोड़ी व्याख्या है, परमाणु की सहती एवं धन आवेश उसके अंदर, ये आप पढ़ लेना, थोड़ा साइंस से संबंधित है। दो या अधिक समान परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? एक्चुअल प्रश्न है, अणु बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ी व्याख्या है, देख लेना आप। एक पदार्थ दो छोटे तरल अणुओं में टूटता है, कोई पदार्थ है दो छोटे अणुओं में टूटता है, तो अभिक्रिया होगी। क्या अभिक्रिया होगी? जब कोई चीज है जो पदार्थ है दो अणुओं में टूटेगा तो अपघटनीय हो। क्या होगा? अपघटनीय। नेक्स्ट प्रश्न, व्याख्या है, उदाहरण के लिए हमारे शरीर में भोजन का पाचन अनेक अपघटन अभिक्रिया जाया गया व्याख्या के माध्यम से लेना। अदीप्त किण्वन एक विधि है असामान्य अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की, नाभिकीय अपशिष्ट निपटाने की, या फिर कार्बनिक अपशिष्ट से लैक्टोस उत्पादन करने की, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की। कौन सी है? कौन सी है अदीप्त किण्वन की विधि? विधि रहेगी असामान्य अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। क्या बनते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो केवल कार्बन से बनते हैं, या फिर केवल कार्बन एवं क्लोरीन से बनते हैं, या फिर केवल कार्बन और क्लोरीन और फ्लोरीन से बनते हैं, या फिर केवल क्लोरीन एवं फ्लोरीन से बनते हैं? तो ये बनते हैं केवल कार्बन, क्लोरीन एवं फ्लोरीन से। 3 नंबर आपका उत्तर होगा। जल की तरल प्रकृति का कारण है। जल तरल क्यों है? प्रकृति क्यों है? उसकी प्रकृति कैसी है? किस प्रकृति के कारण जल तरल है, ठोस नहीं है? तो वो है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध के कारण क्या है? जल की जो प्रकृति है वो आपकी तरल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सूची मिलानी है। राजस्थान कल्चर से संबंधित प्रश्न आया है, तो आप इसको, जयगढ़ का किला, हवा महल, 2.5 दिन का झोंपड़ा, अजमेर शरीफ दरगाह, किसने किसको कब बनाया? ये पूछ रहा है। हवा महल का तो सरल है, आपको पता है, सबको पता है, आपको भी पता है, सबको भी पता है। हवा महल किसने बनाया? सवाई प्रताप सिंह, 1799 ईस्वी में कराया था। तो आपको एक मिल गया, इसलिए ये पता है कि 2 में 4 आएगा। 2 में क्या आएगा? 4 आएगा। ये भी है, 2 में 4 इसमें भी है। ये दोनों ऑप्शन, बड़े वाले ऑप्शन थोड़ा इस प्रकार से हम, 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है उसका अगर आपको पता भी नहीं है फिर भी काम चल जाएगा कि आपको ये पता है कि जयगढ़ का किला किसने बनाया? महाराजा जय सिंह ने बनाया, ये पता है आपको। तो ये पहले में 3 आएगा, पहले में 3 इसमें भी है। ये अभी लफड़ा चल रहा है, पूरा हुआ नहीं है। तो 2 हो गए हैं। अब अजमेर शरीफ दरगाह ये किसने बनाई? इसका अगर आपको पता है कि अजमेर शरीफ दरगाह किसने बनाई, वो बनाई आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। कुतुब, अब 3 में 1 इसमें है, लेकिन इसमें ये उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। ठीक है, बड़ा प्रश्न था, थोड़ा हल्के में, जल्दबाजी में नहीं करना है इसको, थोड़ा धैर्य से करना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण, क्या पूछ रहा है? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदन राज ने, अजय राज ने, गुवक प्रथम ने, वाकपति राज ने? ठीक है? ये किसने करवाया था? गुवक प्रथम ने कराया था हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। कार्य शाकंभरी के चौहान शासक गुवक प्रथम ने करवाया। ठीक है, किसने जैसलमेर में 5 मंजिला 5 मंजिला पटवा हवेली बनवाई? क्या बनवाई? पटवा हवेली बनवाई। राणा उदय सिंह ने, बन्ने सिंह ने, वीर सिंह देव ने, या गुमान चंद ने? ये प्रश्न कई बार पूछा है, रीट में भी पूछ लिया था, इससे पहले भी पूछा गया है, अभी भी लेटेस्ट पीछे जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है। तो ये गुमान चंद ने, क्या है, पटुओं की जो हवेली है जैसलमेर में है ये, और ये किसने बनाई? गुमान चंद ने। जैसलमेर शहर में स्थित पटुओं की हवेली का निर्माण 1805 में गुमानचंद पटवा ने करवाया था। और पटुओं की हवेली 5 मंजिला है।
उनकी हवेली, पहली हवेली को कोठारी की पटवा हवेली भी कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। जब प्रश्न एक ही प्रश्न पर 2-4 बार पूछ लिया जाता है, हो सकता है पहली मंजिल भी पूछ ले, क्योंकि पीछे रीट में हवा महल की तीसरी मंजिल क्या पूछ ली थी? तीसरी मंजिल पूछ ली थी, तीसरी है विचित्र। तीसरी क्या है? विचित्र मंजिल है। तो विचित्र हो गया था कई लोगों के साथ में। तो ऐसा इसलिए है, यहाँ आपको पूछा जा सकता है कोठारी की पहली हवेली। निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं? कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं वो बताना है आपको। चित्तौड़ के किले में स्थित समाधीश्वर मंदिर, कोट मांगलोद का दधी माता नागौर में है, ये दधी माता का मंदिर, ये बिल्कुल। किराडू का सोमेश्वर मंदिर और जगत का अंबिका माता का मंदिर। तोड़ किले का जो समिदेश्वर मंदिर है, ये गुर्जर प्रतिहार में, किसके में है? गुर्जर प्रतिहार शैली में है। गुर्जर प्रतिहार शैली में। इस गुर्जर प्रतिहार शैली को महामारू भी शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महामारू शैली भी कहते हैं। महामारू शैली भी कहा जाता है। ठीक है। कोट मांगलोद का दधी माता का जो मंदिर है, ये भी महामारू शैली में है, गुर्जर प्रतिहार शैली में है, बिल्कुल सही है ये भी। और किराडू का जो सोमेश्वर मंदिर है, वो भी महामेरु शैली में बना है। तो ये बच गया आपका चौथा। ठीक है, चौथा है। 1, 2, 3 जिसमें है वो आपका उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 किस में है? एक दो 1, 2। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। समिदेश्वर मंदिर का रचनाकाल, नाम और निर्माण, इसके देव प्रतिमा आदि के संबंध में विद्वानों के अनेक मत है। थोड़ी सी व्याख्या देख लेना आप। आगे नेक्स्ट प्रश्न। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव रणमल ने, जोधा ने, मालदेव ने, राव गंगा ने। ठीक है, तो ये सरल सा प्रश्न है। राव जोधा ने करवाया था। और त्रिकुट पहाड़ी थी। पहाड़ी कौन सी थी? त्रिकुट। 12 मई 1459 में चिड़िया टूक, त्रिकुट नहीं, चिड़िया टूक पहाड़ी पर करणी माता के द्वारा नींव रखी गई। और मयूर ध्वजगढ़ व गढ़ चिंतामणि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, मयूर ध्वज व गढ़ चिंतामणि भी इसको कहा जाता है। रोडियार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं, जबकि किसके द्वारा बनाया गया है? देवताओं और परियों के द्वारा। काफी ऊंचा था ना, इसलिए ने कहा कि परियों द्वारा बनाया गया। इस दुर्ग में राठौड़ वंश की आराध्य देवी चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण राव जोधा द्वारा करवाया गया था। और इस चामुंडा माता में 2008 को भगदड़ होने के कारण बहुत सारी लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये था हमारा जो मॉडल शेड्यूल 11। आगे जो आएगा वो मॉडल टेस्ट शेड्यूल 12 होगा। और उससे जुड़ने के लिए, उस 12वें नंबर के टेस्ट को आप देने के लिए, आप हमारे जो नानक क्लासेज ऐप है, इसको डाउनलोड करके, और हमारी टेक्निकल टीम सक्रिय है, बहुत मेहनती है, से संपर्क करके जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।